लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेडिकेट देखा था, कुछ किया इस पे? प्रेडिकेट, लैम्डा एक्सप्रेशन हाँ आपने सर। कहाँ लगाया? कहाँ पे यूज किया लैम्डा एक्सप्रेशन प्रेडिकेट? प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया सर, ऐसे प्रैक्टिस की थी सर की। अच्छा, समझ में आया? हाँ सर। जैसे हम वो एपीआई कॉल करते हैं ना सर, तो डेटाबेस से हम निकालते हैं कोई यूजर्स की डिटेल, मल्टीपल यूजर्स की डिटेल, हम्म। तो वहां पे लगाया हुआ। ठीक है, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन, सब ये सब फंक्शनल इंटरफेस जावा ने खुद प्रोवाइड किया कि हम अपना ना बना के बिल्ट इन इनबिल्ट यूज करें। तो ये एग्जांपल हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे ना, स्टूडेंट का। हम्म। यस। ठीक है, तो चलो फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन नाम का भी एक फंक्शनल इंटरफेस है, और इस फंक्शनल इंटरफेस तभी हम कहते हैं जब एक पैरामीटर आ रहा हो इनपुट, और एक रिटर्न टाइप हो। रिटर्न टाइप तो एक ही होता है। तो यहाँ टी और आर का मतलब है कुछ भी डेटा टाइप एज ए इनपुट आ सकता है, और कोई और आप आउटपुट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हम ये मान लो रिक्वायरमेंट आती है, एक मैप है, और मैप से हमें लिस्ट फेच करना है, कुछ मैप को आइट्रेट करना है और लिस्ट बना के भेजना है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक हम फंक्शनल इंटरफेस बनाएंगे जिसमें मैप एज ए पैरामीटर पास करेंगे, एंड दिस फंक्शनल इंटरफेस विल रिटर्न अ लिस्ट। एक लाइव एग्जांपल ये भी ले सकते हैं। मान लो एंटिटी होती है, लिस्ट ऑफ एंटिटी आपने फेच किया डेटाबेस से, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और आप लोग डीटीओ रिटर्न करते हो जनरली जब एपीआई के थ्रू, क्योंकि एंटिटी को रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप रिटर्न करो। तो मैपर बनाया जाता है। मैपर मतलब जो एंटिटी को ट्रांसफॉर्म करेगा डीटीओ में। तो वहाँ भी देखो डेटा टाइप चेंज होगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय करके जो एंटिटी बनाई होगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हो गया। अब रिटर्न में आप एम्प्लॉय डीटीओ करके लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डीटीओ रिटर्न किए। तो वहाँ फंक्शनल इंटरफेस ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट डाओ है, और हमने क्लाइंट में कुछ इस डाओ से रिलेटेड काम किया होगा। जावा 8 SRC पैकेज क्या है? जावा मॉडल। मॉडल में तो सिंपल स्टूडेंट बना होगा, आईडी नेम स्टैंडर्ड मार्क्स। मैंने इसमें ये देखो वो यूज़ नहीं किया है, लॉम्बाक। रीज़न बीइंग क्योंकि मैं इसको सिंपल जावा प्रोजेक्ट बनाया हूँ। मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट बना के मैं ऐप को डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ। मेवन बेस्ड बनाता तब उसकी डिपेंडेंसी सब डालता। तो मुझे मेनली जावा 8 सिखाना है, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर ये कर लिया। लेकिन रियल टाइम प्रोजेक्ट में जब आप करोगे तो लॉम्बाक से ही करोगे ये सब, कभी इस तरह गेटर सेटर मत बनाना। और मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट होता है सारा। ठीक है, स्टूडेंट डाओ, डाओ पैकेज ये है स्टूडेंट डाओ। तो ये स्टूडेंट डाओ क्या कर रहा है, एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है हमारे, और एरे एज लिस्ट, बस जितने भी ये स्टूडेंट हैं इनको एज ए लिस्ट बना के रिटर्न कर रहा है। तो सिंपल देखो, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एक रिटर्न कर रहा है। अब ये मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू रखी है, आप डेटाबेस से रीड करके रिटर्न करा सकते हो, ये हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, हम अभी तक फंक्शन यूज़ नहीं किए। स्टूडेंट फंक्शन क्लाइंट, इसका क्या यूज़ कर रहा है? पैकेज है एफ आई क्लाइंट। स्टूडेंट फंक्शन क्लाइंट,
तो चला के जरा देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है उसमें से एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ही निकाल रहा है। मतलब आप टी टाइप का पैरामीटर पास कर रहे हो, टी टाइप का ही रिटर्न टाइप भी कर सकते हो। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि सेम डेटा टाइप नहीं हो सकता, ठीक है। आप डिफरेंट भी कर सकते हो, सेम भी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को का यूज़ कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए बट मुझे कंडीशनल लिस्ट चाहिए। जैसे यहाँ से स्टूडेंट डाउ से बहुत सारे लिस्ट रिटर्न हुए, बहुत सारे स्टूडेंट। अब मुझे वो लिस्ट चाहिए जिसका नाम एंड विथ आईटी हो। तो अब देखो एंड विथ आईटी क्या है, एक अमित है तो अमित का रिकॉर्ड आ रहा है, दूसरा सुमित है, बाकी कोई भी आईटी से एंड नहीं हो रहा। तो इसको कैसे लिखा गया है, फंक्शनल इंटरफेस से। तो फंक्शन, अब ये ध्यान देना, फंक्शन नाम का फंक्शनल इंटरफेस है। तो इसमें देखो टी एन आर है ना, तो जब भी हम इसका वेरिएबल बनाएंगे इस इंटरफेस का, तो हमेशा डेटा टाइप दोनों बताएंगे कि किस फॉर्म में आपका पैरामीटर पास हो रहा है। ये पैरामीटर पास हो रहा है और ये रिटर्न वैल्यू, यहाँ से भी आप देख सकते हो। ऑफलाइन नाम का इसमें एक मेथड है, इसी मेथड को हम ओवरराइड करेंगे रन टाइम में। तो हमने फंक्शन में दो पैरामीटर बताया, दिस इज द रिटर्न वैल्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड दिस इज द पैरामीटर पास कर रहे हैं। एक वेरिएबल बनाया। अब हमें पता है फंक्शन इंटरफेस में क्या है भाई, एक मेथड है जिसको अप्लाई नाम का मेथड जिसको ओवरराइड करना है, ठीक है, रन टाइम में। तो हमें पता है लैम्डा एक्सप्रेशन क्या बोलता है, नाम ये सब यूज नहीं करना है, बस पैरामीटर जरूरत है और बॉडी जरूरत है। तो देखो इक्वल टू लगाने के बाद क्या यहाँ किया, एल आई, ये एल आई क्या है, और बॉडी, ये बॉडी है। तो अब एल आई क्या है यहाँ पे, एल आई बेसिकली वो लिस्ट है। अब ये लिस्ट कहाँ से आपको मिल रही है, तो यहाँ पे देखो हमने उस ये जो वेरिएबल था इससे अप्लाई मेथड कॉल किया। अप्लाई में हमने बोला पैरामीटर क्या पास हो रहा है, स्टूडेंट की लिस्ट। ये एक्चुअल कॉलिंग है। यहाँ पे तो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किया सिंपल, और उसका मेथड का ये डेफिनीशन दी है, यहाँ तक डेफिनीशन है ये कंप्लीटली। बॉडी हो गया, बॉडी वन लाइनर भी हो सकता है, मल्टी लाइनर होगा तो आपको बताया था ना, ब्रेसेस लगाना होगा मल्टी लाइनर के लिए, और वन Yes, लाइनर sir. है तो ब्रेसेस ऑप्शनल है। प्लस पैरामीटर में अगर आप कोई पैरामीटर पास कर रहे हो और एक ही पैरामीटर है तो ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया। आप बोलोगे ना सर इस तरह से होता है चाहे ऐसे लगाओ, और ये ऑप्शनल है वन पैरामीटर के लिए लैम्डा में, तो वो भी हटा दिए ब्रैकेट भी। और ये बॉडी वन लाइनर होगा तो आप ब्रेसेस मत लगाओ, वन लाइनर लॉजिक में आप इसको इम्प्लीमेंट कर लो, लेकिन यह मल्टी लाइनर आपको ताकि समझ में आए, ठीक है। जनरली मल्टी लाइनर लिखना नहीं चाहिए, लेकिन चाहो तो आप लिख सकते हो अगर सिंपल एक्सप्रेशन है। तो अब क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यहाँ से लिस्ट पास हुआ जो एल आई में गया, एल आई यानी इसके पैरामीटर में गया। और अब बॉडी में हम क्या बोल रहे हैं कि एक नया लिस्ट वेरिएबल बनाए, एल आई को इटरेट किया, देखो सिंपल, और यहाँ पे फिर फंक्शनल इंटरफेस का यूज किया। एक ऊपर ये बना लिए फंक्शनल इंटरफेस कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग जा रहा है, जिसमें स्ट्रिंग जाएगा तो क्या करना है, सब स्ट्रिंग निकालो। लॉजिक तो लिखना होगा ना भाई, लास्ट टू कैरेक्टर, तो ये लास्ट टू कैरेक्टर के लिए एक लॉजिक लिखे, लास्ट टू कैरेक्टर फंक्शन, और उसको कॉल किए लास्ट टू कैरेक्टर फंक्शन अप्लाई। क्या इसमें जाएगा, तो एस से नेम को निकाले और भेजे, और इक्वल इग्नोर केस करके आईटी लगा लिए। तो अगर वो कंडीशन पास हुआ कि एक एक जो स्टूडेंट आ रहा है उसका नाम आईटी के बराबर है, देन लिस्ट, नया लिस्ट जो बन रहा है उसको ऐड करते जाओ और रिटर्न कर दो लिस्ट। तो ये एक मेरा फंक्शनल इंटरफेस यहाँ बन के तो तैयार हो गया। ऊपर वाला इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस के बेस पे, लैम्डा के बेस पे हमने यहाँ कंडीशन अप्लाई कर लिया
अब ये जो वेरिएबल बन के तैयार था इसको यूज करना है, तो हमने बोला उस वेरिएबल से अप्लाई, और इसमें एक्चुअल पैरामीटर पास किए कि ये स्टूडेंट के लिस्ट होगी, इस स्टूडेंट के लिस्ट पे अप्लाई करो, तो ये हमारी लिस्ट निकल के आ रही है। समझ में आया ये? अगर कंफ्यूजन है तो पूछो। सर ये लाइन नंबर 19 है ना, हम्म। तो ये अगर हमारा इट के नाम के बीच में होगा तो भी रिटर्न कर देगा ये तो हाँ, अगर लास्ट। ये आप फंक्शनल इंटरफेस ना यूज करके सिंपल आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, इस तरह से, ये ठीक है। वो तो मैं इंटरफेस यूज करके लॉजिक दिखा रहा हूँ कि एक फंक्शन और बना लिया जो लास्ट टू स्ट्रिंग के लिए बना है, ठीक है, तो उसको यूज कर लिए कि भाई उसमें स्ट्रिंग ही तो पास हो रहा है और वो यही काम कर रहा है, तो यहाँ पे फिर ये लॉजिक लिखते हैं ना, सब स्ट्रिंग वाला यहाँ लिखना पड़ता, जी सर। तो उसको एकदम जो लॉजिक है उसको एकदम अलग किए, अलग अलग फंक्शन बना के रख लिए, जितना चाहे उतना फंक्शन बना सकते हैं ना, वन लाइनर फंक्शन सब बन के तैयार है, और उसको कितना अच्छे से यहाँ अप्लाई कर दिया, तो ये नीट एंड क्लीन थ्रो कोड हो गया, ठीक है। जी वही सर। इसको इस पे अप्लाई मेथड कॉल किया। अप्लाई मेथड क्यों कॉल किए? क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस में अप्लाई नाम का मेथड है, हम अपना कोई फंक्शन इंटरफेस नहीं बना रहे, अपना बनाते तो अपना मेथड यूज करते, लेकिन एग्जिस्टिंग को यूज करेंगे, क्या जरूरत है अपना बनाने का। क्लियर हुआ? जी सर। अभिषेक? यस सर। ठीक है, तो देखो ये प्रैक्टिस से आएगी सबसे ज़्यादा, धीरे धीरे जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, एक कॉन्सेप्ट बस जो लैम्डा का बताया वो हमेशा ध्यान रखना कि पैरामीटर क्या होता है। फंक्शन का मेन पैरामीटर और बॉडी को लेके ही चलता है फंक्शनल इंटरफेस, और ये रन टाइम में ओवरराइड करता है किसी भी फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को, और फंक्शनल इंटरफेस नहीं होगा तो लैम्डा अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। नॉर्मल इंटरफेस पे नहीं अप्लाई कर सकते, और फंक्शनल इंटरफेस का आप लोग को पहले ही बता चुका लास्ट क्लास में, टर्म्स एंड कंडीशन सारे, ठीक है। जी सर। यस। तो ये हो गया। एक बाई फंक्शन भी कहते हैं, बाई फंक्शन का नाम का फंक्शनल इंटरफेस भी है, आप देखोगे जावा में, तो आप उसको यूज करके एक असाइनमेंट बनाना जिसमें 2 पैरामीटर पास करो और उस 2 पैरामीटर के बेस पे एक रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो आप कुछ सोचना और इसके बेस पे बनाना, ठीक है। तो कुछ भी पैरामीटर टाइप हो सकता है, ये पी है तो ज़रूरी नहीं है ये भी पी वन हो, कुछ भी, ये लिस्ट हो सकता है, ये मैप हो सकता है, ये एम्प्लॉय हो सकता है, ये एड्रेस हो सकता है, एम्प्लॉय एड्रेस का दोनों का एक सम एड रिटर्न करा दिए, कुछ भी बाई फंक्शन इंटरफेस, ये आप लोग करना। तीसरा 4 तरह का इनबिल्ट है, एक है जिसमें बूलियन रिटर्न होता है और एक पैरामीटर पास होता है, दूसरा है पैरामीटर पास होगा, रिटर्न वैल्यू कोई और पैरामीटर होगा, तीसरा है कंज्यूमर, नाम से ही पता चलेगा सिर्फ उसमें पैरामीटर ही आएगा, वॉइड रिटर्न होगा। तो देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कुछ रिटर्न तो करता नहीं है, हमेशा वर्क करता है, काम खत्म, तो वो कंज्यूम करता है बेसिकली, कोई भी चीज़ है उसको प्रिंट कराता है। तो इसी तरह एक कंज्यूमर को यूज करके एग्जांपल दिया हूँ, कोट किया हूँ। इसमें कई सारे आपको एग्जांपल वन लाइनर बना दिया हूँ, कि जैसे पहले देख लेते कंज्यूमर का सिग्नेचर देख लो। एक्सेप्ट नाम का मेथड है, एक पैरामीटर पास होगा टी टाइप का इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर, हम बोल रहे हैं किस टाइप का पैरामीटर पास करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का, तो इसमें स्ट्रिंग पास किए और बोल रहे हैं बॉडी क्या लिखे उसका, बॉडी हम लिखेंगे, बॉडी तो इस फंक्शनल इंटरफेस में नहीं ना होगा, बॉडी तो हम बताएंगे वो काम क्या करेगा, तो हमने बताया बस जो भी स्ट्रिंग जा रही है उसको प्रिंट कर दो, एसओपी,
ये किया, जो भी स्ट्रिंग चाहिए उसको प्रिंट कर दो और कुछ नहीं, और इसको यूज किया एक्सेप्ट हेलो वर्ल्ड। तो आप बोलोगे सर हेलो वर्ल्ड तो एक लाइन में प्रिंट हो जाता, इतना ताम झाम करने की ज़रूरत क्या है, ये क्वेश्चन एराइज होगा ना। तो देखो भाई, ये हेलो वर्ल्ड करके बस एक एग्जांपल बताया, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ एसओपी के लिए यूज करो, कल को बेहतरीन लॉजिक यहाँ लिख सकते हो कि ये काम करो, पर्टिकुलर डेटाबेस में जाके पूरा राइट करो, कई लाइन ऑफ कोड भी लिख सकते हो और उसको कॉल कर सकते हो मल्टीपल प्लेसेस पे। एक बार फंक्शन डिफाइन किया और उसको कॉल एन नंबर ऑफ प्लेसेस में कर रहा है, समझ रहे हो ना। ये डेफिनेशन हुआ फंक्शन का, सी का कॉन्सेप्ट याद है ना। ये बेसिकली जावा 8 ने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही आपको ऐसा फीचर दिया है कि फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर पाओ। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का क्या मजा था, फंक्शन डिफाइन करो और कॉल एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे करो। तो ये बेनिफिट आया यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट के साथ आया। फिर एक डेफिनेशन की कि एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, मैसेज वेरिएबल है, और उसको सिंपल कुछ मॉडिफाई करके प्रिंट कर रहे हैं। अब देखो मल्टीपल प्लेसेस पे हम कॉल कर लिए ना, लॉगर डॉट एक्सेप्ट, ये भी पास होगा, उसमें भी लॉग करके अपेंड प्रीफिक्स कर देगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, हर जगह। अब एक लिस्ट है, मान लो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, इसमें भी कुछ हर स्ट्रिंग के पहले कुछ प्रीफिक्स करना है। तो हमने इस लिस्ट के लिए फंक्शनल इंटरफेस बनाया, सिंपल एक फंक्शनल इंटरफेस बनाया कंज्यूमर टाइप का, और बस प्रिंट करना है, कुछ रिटर्न नहीं कराना। और लिस्ट में ये फॉर ईच जावा 8 का फीचर है भाई, जावा 8 ने फॉर ईच करके ये इंटरनल आइट्रेशन है जावा 8 का। अभी तक जो फॉर ईच आप यूज करते थे, इससे पहले एग्जांपल में मैंने जो दिखाया था ये वाला, ये सब एक्सटर्नल आइट्रेशन है। मतलब यहाँ लिस्ट पे एक एक्सटर्नल आइट्रेटर अप्लाई होता था। अब क्या जावा 8 ने बोला कि एक्सटर्नल आइट्रेटर क्यों अप्लाई करते हो, यहाँ भी देखो एक्सटर्नल आइट्रेशन है। ये बोल रहा है कि भाई हम उस ऑब्जेक्ट पे क्या करना है, अच्छा उसको आइट्रेट करना है, फॉर ईच एक एक एलिमेंट को खुद ही निकाल लेगा। अब एक एलिमेंट को निकाल के क्या काम करना है, तो फॉर ईच का अगर सिंटैक्स देखने जाओगे तो क्या लिख रहा है, इसमें कंज्यूमर पास कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसमें कंज्यूमर का रेफरेंस पास कर दिया, तो कंज्यूमर के बेस पे क्या निकल के आया कि ये खुद ही प्रिंट करेगा इस फॉर्म में, ठीक है। इसको चला के देखा था, तो ये देखो सारी चीज़ें प्रीफिक्स होके आ गई। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोर्स कोड को पढ़ना सीख लो। सोर्स कोड को पढ़ोगे तब चीज़ें समझ में आएंगी, जब तक सोर्स कोड नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। समझ में आया कंज्यूमर। तो इसी तरह बाई कंज्यूमर का आप लोग एक असाइनमेंट बनाना मैंने छोड़ दिया है ये। और लास्ट वन है फंक्शनल इंटरफेस में सप्लायर, जो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ रिटर्न करता है वैल्यू, ठीक है। इट डू नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर, इट जस्ट रिटर्न अ वैल्यू। तो एक माई सप्लायर, अब यहाँ मैं खुद का अपना इंटरफेस बना रहा हूँ, बाद में सप्लायर का दिखा दूंगा। एक खुद का फंक्शनल इंटरफेस बनाया जिसमें मेथड का नाम दिया गेट डेटा, और हमें पता है कि सप्लायर टाइप का अगर बनाना है तो इट मीन्स इट रिटर्न अ वैल्यू। तो मैंने स्ट्रिंग दे दिया कि स्ट्रिंग ही रिटर्न हो, टी टाइप नहीं दिया। अब इसका क्लाइंट, तो क्लाइंट में क्या है, अब जावा 7 और जावा 8 दोनों का एग्जांपल ले लिया। अगर जावा 7 में एक इंटरफेस को इसको राइट करते हैं तो कैसे करते हैं हम लोग, जावा 7 में यही करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं न्यू कीवर्ड से, जो
एनोनिमस इनर क्लास का फंडा होता है, ब्रेसेस ऑन करके और गेट डेटा को ओवरराइट करते हैं। तो जावा 7 में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन और 6 लाइन मान लो 6 लाइन लिखे तब वो ओवरराइड हुआ। इसी चीज़ को जावा 8 में क्या करते हैं, इंटरफेस का नाम, वेरिएबल का नाम ये तो रखेंगे, तो वही रखें इंटरफेस और वेरिएबल का नाम। बाकी हमें पता क्या है कि यहाँ से उठाएंगे पैरामीटर और बॉडी, इतनी ही चीज़ ज़रूरत है, और कुछ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जावा 8 बोलता है बाकी मैं खुद समझ लूँगा, इसके नाम पे इंटरफेस में जाके खुद रीड कर लूँगा। तो उतनी ही चीज़ यहाँ लिख दी है। देखो जो 6 लाइन में था वो 1 लाइन में हो गया ना, रिटर्न कर रहा है, 1 लाइन में काम हो गया। समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके। ठीक है। अब एक चीज करके कभी देखना, ऐसे ऐसे इंटरफेस आप खुद से अपने, ये जैसे बनाया है ना, 3-4 बना के देखना, अलग अलग वेरिएबल नेम देके। तो देखना इस क्लास के साथ साथ एक जावा 8 भी इसका एक डॉलर करके क्लास बनाएगा, इसका एक डॉलर करके क्लास बनाएगा, क्योंकि जावा 7 का कोड है। तो एनोनिमस इनर क्लास के लिए 3 क्लास बना देगा, लेकिन यही चीज़ को जावा 8 कोई क्लास नहीं बनाता, सिर्फ अपना ही जो ऊपर वाला क्लास है उसी के लिए बनाता है। तो ये इससे प्रूफ हो जाएगा कि जावा 8 कभी भी एनोनिमस इनर क्लास बना के कन्वर्ट नहीं करता, वो डायनेमिक कॉलिंग करता है, बस डायनेमिक इन्वोक करता है। डायनेमिक इन्वोक का कॉन्सेप्ट यूज किया उसने, कभी भी इंटरनल एनोनिमस इनर क्लास में इसको कन्वर्ट करके फिर कॉल नहीं किया। अगर करता तो इसके लिए भी मान लो उतना सारा लैम्डा, अगर 10 बार लैम्डा लिख दो तब तो आपकी 10 क्लासेस 11 क्लासेस बन जाए, तो गंदा है ना, हेवी कोड हो जाएगा, मोर मेमोरी कंजम्पशन होगा, आपकी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का टेक केयर किया जावा 8। समझ में आया? परसेप्शन कभी मत बनाना इसको देख के कि जावा 8 जो लैम्डा एक्सप्रेशन इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ एनोनिमस इनर क्लास, ना, रिप्लेसमेंट नहीं है। उसने फंक्शनल प्रोग्रामिंग दिया है और डायनेमिक इन्वोक कर रहा है मेथड को किसी भी फंक्शनल इंटरफेस का, डायनेमिक ओवरराइड कर रहा है। ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग सप्लायर को यूज करें, सप्लायर नाम का फंक्शनल इंटरफेस है उसको यूज करेंगे, तो उसको कैसे यूज करेंगे? ये देखो एग्जिस्टिंग को यूज करके बनाया है मैंने, क्या सप्लायर फंक्शन, एक मिनट देखने दो। एग्जिस्टिंग यूज करके सप्लायर का बनाया। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम नंबर जनरेशन जावा 7 और लैम्डा के थ्रू कराना चाहता हूँ। ठीक है, इसका पहले आउटपुट देखते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम को चलाया था, इसको चला के देख लो, सिंपल, दोनों का आउटपुट एक ही आएगा, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। जावा 7 के थ्रू भी हेलो वर्ल्ड और जावा 8 के थ्रू भी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। तो जावा 7 के थ्रू भी रैंडम नंबर आया और जावा 8 के थ्रू भी रैंडम नंबर आया, लेकिन लाइन ऑफ कोड देखो, यहाँ से यहाँ तक जावा 7 का कोड इतना 15 लाइन से लेके 34, लगभग 20 लाइन का कोड है, और जावा 8 का कितना कम लाइन। एक तरह से देखो 2 लाइन में यहाँ हो गया और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लिखनी पड़ी। तो क्या ऐसा किया, इसमें रैंडम नंबर मुझे बनाना था, तो एक देखो ये क्लास के अंदर मैंने एक प्राइवेट स्टैटिक क्लास बना लिया है, जावा 7 का एग्जांपल दिखाने के लिए।
कि इसी में पूरा दिखा रहा हूँ, इसी के अंदर इंटरफेस, इसी के अंदर कॉलिंग, सब कुछ एक क्लास हम बना सकते हैं, क्लास के अंदर नेस्टेड क्लास। वो बस दिखाने के लिए एग्जांपल आपको किया हूँ। रैंडम नाम का एक क्लास होता है जावा में, जावा डॉट यूटिल में होता है, जो रैंडम नंबर जनरेशन में काम आता है। अब एक इंटरफेस बनाया जो सप्लायर टाइप का है, जो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। तो हम जावा 7 में क्या करेंगे, इसको ओवरराइट करेंगे, गेट को ओवरराइट किए और रैंडम जो ऊपर ऑब्जेक्ट था नेक्स्ट इंट करके कॉल कर दे कि 100 के अंदर ही हमें रैंडम नंबर दो। और फिर इसको कॉल करने के लिए क्या किए, रैंडम डॉट गेट को कॉल किए। तो इतना लाइन ऑफ कोड बेसिकली लिखना पड़ा हमें जावा 7 में। जावा 8 में रैंडम सप्लायर के थ्रू करना था, तो रैंडम किए, रैंडम में नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे क्या किया, सिंपल सप्लायर जो एग्जिस्टिंग फंक्शनल इंटरफेस है उसको यूज किए। हमें पता है कोई पैरामीटर पास नहीं करना, तो सिंपल ब्रैकेट लगा दिए। हाँ, ये याद रखना, अगर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है तो इसको ऑप्शनल नहीं है, तब आपको लिखना ही होगा। इसको नहीं लिखोगे तो एरर है। ठीक है, एक पैरामीटर पास हो रहा है तब ब्रैकेट हटा सकते हो, सिंगल पैरामीटर, लेकिन एक भी नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें तो एक भी नहीं है। आप देखो, एक भी पैरामीटर नहीं चाहिए, तो एक भी पैरामीटर नहीं। और बॉडी में हमने क्या बोला कि बस रिटर्न करेगा वो रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट। तो अब बेसिकली कॉल क्या करना है, रैंडम डॉट गेट। गेट को कॉल किए क्योंकि सप्लायर में गेट नाम का मेथड है, ये गेट है जो टी टाइप का रिटर्न कर रहा है, और ये रिटर्न करता है क्या। क्लियर है। तो ऑलमोस्ट यूजेस सारे एक ही तरह के हैं, चाहे सप्लायर हो, बस आपको ध्यान देना रिटर्न टाइप पे। कंज्यूमर में हमेशा पैरामीटर पास होगा, रिटर्न वैल्यू 0। सप्लायर में रिटर्न होगा, पैरामीटर पास नहीं होगा। प्रेडिकेट में हमेशा बुलियन रिटर्न होगा, ठीक है, पैरामीटर पास होगा। और नॉर्मल फंक्शन की तरह होगा, जो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, एक पैरामीटर रिटर्न करेगा। तो ये चारों फंक्शनल इंटरफेस आप लोग याद रखना, ठीक है। इसी के बेस पे लैम्डा का कुछ और एग्जांपल देख रहे हैं कि मान लो अगर 0 आर्गुमेंट का लैम्डा होता है तो कैसे सिंटेक्स लिखते हैं। 0 आर्गुमेंट का ऑलरेडी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, सप्लायर, कंज्यूमर, ये सब। लेकिन एक पैरामीटर के बेस पे और दिखा रहा हूँ कि सिंगल आर्गुमेंट, मल्टीपल आर्गुमेंट, 0 आर्गुमेंट, और कुछ एग्जांपल आप लोग देखो उसी चीज़ को। तो 0 आर्गुमेंट है, यहाँ पे एसओपी कर दिए। तो ये हम किस तरह का फंक्शनल इंटरफेस है बता सकते हो। एक भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं किया और रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा, तो वो चारों कैटेगरी में तो आता ही नहीं है। ये वो 4 कैटेगरी, ये तो अपना खुद का इनका कैटेगरी हो गया नॉर्मल, ठीक है। 0 आर्गुमेंट, अगर रिटर्न कुछ वैल्यू कराते तब समझ में आता, यहाँ से रिटर्न लिखते तब तो वो क्या होता, लास्ट वाला सप्लायर टाइप का होता। लेकिन यहाँ तो कोई रिटर्न भी नहीं हो रहा और सिर्फ एक भी पैरामीटर नहीं है, वॉइड रिटर्न टाइप है। तो ऐसा तो कोई अभी चारों में देखे नहीं थे। तो ये एक सिनेरियो लिया है। तो इसका एक सिनेरियो बनाते हैं, ऐसा एग्जांपल अगर देखना हो तो कैसे करेंगे। तो एक मान लो वेब एप्लीकेशन हम बना रहे हैं जिसमें शेड्यूलिंग का कुछ बैकग्राउंड टास्क बनाना है, जो शेड्यूलिंग एक टाइम इंटरवल पे चलेगा, लाइक सेंडिंग पीरियोडिक ईमेल रिमाइंडर, किसी को ईमेल रिमाइंडर हमेशा भेजेगा, या क्लीन अप प्रोसेस, ओल्ड सेशन कुछ मेरा बना हुआ उसको क्लीन अप करेगा, या रिफ्रेश करेगा कैश को। मतलब कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस हम चलाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं अपने वेब एप्लीकेशन में। तो इसको हम लोग लैम्डा के थ्रू, 0 आर्गुमेंट के थ्रू इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कोई पैरामीटर पास होना नहीं है। तो दिस टास्क ऑफन रिक्वायर नो इनपुट और कोई एंड एग्जीक्यूट अ प्री डिफाइंड लॉजिक, कुछ लॉजिक उसमें होगा जो वो परफॉर्म करेगा, कुछ रिटर्न वैल्यू भी नहीं चाहिए। तो ऐसे को हम लोग कैसे करेंगे वो एक दिखाया लैम्डा के थ्रू। सिनेरियो समझ में आ रहा है ना। यस सर। तो देखो यहाँ पे अब
आपको पता है कोर जावा का कॉन्सेप्ट सब यूज होगा। कुछ शेड्यूल करना है तो शेड्यूल मतलब थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो हमने थ्रेड में शेड्यूल एग्जीक्यूटर सर्विस एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क पढ़ा है ना, कि एक थ्रेड पुल पहले गेट करते हैं एग्जीक्यूटर के थ्रू, या नंबर ऑफ थ्रेड्स कितना यूज करना है वो देते हैं पूल में, और एक एग्जीक्यूटर सर्विस का वेरिएबल बन जाता है, और जिसमें वर्कर थ्रेड बना के पास कर देते हैं। तो शेड्यूल एग्जीक्यूटर सर्विस में सिंपल इस तरह लिखते हैं, शेड्यूल एट फिक्स रेट, जिसमें पहला ये दिए हैं कि क्या करना है, ठीक है, किसका रनेबल का इंस्टेंस पास करते हैं पहला पैरामीटर में। देखो पहला पैरामीटर रनेबल का इंस्टेंस, वर्कर थ्रेड जो वर्क करेगा, क्या काम करना है। दूसरा ये जब स्टार्ट होगा तो कितना इनिशियल डिले होगा। तीसरा पैरामीटर क्या पीरियड होगा, मतलब आप 2, 5, 6 इस तरह का टाइम इंटरवल कुछ दोगे। और चौथा वो 2, 5, 6 क्या है वो यूनिट बताओगे, सेकंड है, मिनट है, क्या है वो टाइम यूनिट सब बताओगे ना, कि पीरियड क्या चीज़ है, डेज है, आवर है, मिली सेकेंड है, वो बताओगे। तो ये हर इतने टाइम बाद इस थ्रेड को रन करता रहेगा। और हमने डिले 0 कर दिया, यानी जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें पता है रन का, याद करो सिंटैक्स, रनेबल में रन का सिंटैक्स को जरा याद करो। आप लोग पढ़े हो ना, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, कोई पैरामीटर पास नहीं होता है कि नहीं, ये याद है रन मेथड, ठीक है। तो यहाँ हो गया ना 0 आर्ग्यूमेंट, कोई रिटर्न टाइप नहीं, हमें ऐसा ही एक लैम्डा एक्सप्रेशन बनाना। तो अब हमें पता है जब रन एक ही मेथड है रनेबल इंटरफेस में, और ये देखो फंक्शनल इंटरफेस हो गया। तो हम इसको कैसे करेंगे, रनेबल का वेरिएबल बनाएंगे इक्वल टू करके, रनेबल का वेरिएबल बनाए इक्वल टू, फिर रन मेथड का पैरामीटर और बॉडी दिया। बॉडी में आप सारे क्लीन अप ऑपरेशन लिखो। मैंने क्लीन अप क्या होगा वो नहीं लिखा, एक सिंपल लिख दिया कि भाई ये कुछ एसओपी कर रहा है और क्लीन अप मेथड को कॉल कर रहा है जो एसओपी कर रहा है। वो क्लीन अप का ऑपरेशन पूरी लॉजिक लिखो, आप मेथड में पूरा लॉजिक लिख दो। अब ये शेड्यूल थ्रेड का कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ तो जावा का अपना थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, पूल से एक थ्रेड निकाला, उसको एग्जीक्यूटर सर्विस के थ्रू शेड्यूल कर दिए, और हम बस देख रहे हैं कि रनेबल के लिए लैम्डा एक्सप्रेशन यूज किया, ठीक है। और ये चलता रहेगा चलता रहेगा हर 10 सेकेंड, इसको चला के देख लो, शेड्यूलर के जैसा चलेगा, 10 सेकेंड बाद फिर चलेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो ऐसा कुछ काम आपको प्रोजेक्ट में करना हो, ठीक है, आप स्प्रिंग का शेड्यूलर यूज कर सकते हो वहाँ, ठीक है। तो स्प्रिंग का शेड्यूलर भी पर्टिकुलर हर दिन कितने बजे कब चलना है वो सब शेड्यूल कर सकते हो, पूरा एक बैच जॉब, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो ये सारे काम हम लोग देखो इजीली कर लिए ना लैम्डा के थ्रू। हमें ओवरराइड करना था, हमें बॉयलर प्लेट कोड, अननेसेसरी कोड नहीं लिखना पड़ा, और काम भी हो गया। समझ में आया? यस सर। मेन ये चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं। और इससे आपका एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क का भी एक रिवीजन हुआ, कि एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क में एक शेड्यूल एग्जीक्यूटर सर्विस होता है। एक सिंगल आर्गुमेंट का एग्जांपल लिया हूँ, सिंगल आर्गुमेंट में क्या होगा, ये पी पैरामीटर पास होगा, उस पी पैरामीटर पे हम कुछ डिफाइन कर रहे हैं, रिटर्न अभी भी नहीं करा रहे, ऐसा कुछ रखे हैं। अब पी पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है, तो ऑप्शनल है ब्रैकेट, इट इज़ नॉन मैंडेटरी टू यूज पैरेंथेसिस इफ टाइप ऑफ वेरिएबल कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो पैरेंथेसिस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब एक सिनेरियो इसके लिए भी डिफाइन किया हो, सिनेरियो बेस्ड आपको यहाँ समझाया हो।
सपोज वी हैव अ नोटिफिकेशन सिस्टम फॉर एन एप्लीकेशन। कुछ आप लोग ई कॉमर्स में भी कर रहे हो, नोटिफिकेशन सिस्टम बना सकते हो। एंड सेंड अलर्ट टू यूज़र बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, लाइक हाई प्रायोरिटी मैसेज वाले को सबसे पहले भेजोगे। अ सिंगल आर्गुमेंट लैम्डा यूज टू डिफाइन कस्टम एक्शन फॉर ईच नोटिफिकेशन। यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट हम लोग लैम्डा यूज कर रहे हैं नोटिफिकेशन भेजने के लिए। तो इसके लिए क्या क्या बनाया, और एक नोटिफिकेशन क्लास पहले बनाया, NS, जिसमें सिंपल नोटिफिकेशन क्या जाएगी, उसकी आईडी, नोटिफिकेशन का मैसेज और उसकी प्रायोरिटी। तो गेटर सेटर बना दिया। अब उसके बाद नोटिफिकेशन सर्विस, डाओ नहीं लिखा, मैं सिंपल आपको सिखा रहा हूँ। तो एक मान लो लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन मुझे हार्ड कोडेड बनानी है, बनाना तो पड़ेगा। जब तक लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन नहीं होगा तब तक हम क्लाइंट कैसे लिखेंगे। और एक ऐड नोटिफिकेशन करके मेथड बनाया जिसमें लिस्ट में ऐड करेगा। प्रोसेस नोटिफिकेशन, यहाँ पे देखो कंज्यूमर को यूज किया हूँ प्रोसेस में, कि भाई कंज्यूमर का क्या काम था याद करो, सिर्फ एक्सेप्ट करेगा पैरामीटर, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो इसमें कुछ एक्शन कुछ आएगा कंज्यूमर का टाइप का, अब उस पे क्या अप्लाई करना है, एक्शन अप्लाई करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो लिस्ट है हमारी, नोटिफिकेशन लिस्ट मान लो बनी है, और उस नोटिफिकेशन लिस्ट पे हमें कुछ कंडीशन अप्लाई करना है। तो हम कंडीशन को पैरामीटर के थ्रू भेज रहे हैं, यहाँ से लिस्ट को नहीं भेज रहे हैं, लिस्ट तो पहले से बनी है। प्रोसेस करना चाहते हैं नोटिफिकेशन को, तो कंडीशन भेजना होगा, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन वी नीड टू प्रोसेस। तो हमने कंज्यूमर के फॉर्म में यहाँ पैरामीटर दिया, और यहाँ बोला कि हम लिस्ट जो ऊपर बनी थी उसको आइट्रेट करना स्टार्ट किए, और उस पर ये कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं। कैसे, तो एक्शन डॉट एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट क्यों लिखे, क्योंकि एक्सेप्ट नाम का ही यहाँ मेथड है, और इसमें कुछ कंडीशन आएगी। अब वो क्या कंडीशन होगी वो तो हम जब इसको डिफाइन करेंगे, ओवरराइड करेंगे कंज्यूमर को, तब बताएंगे क्लाइंट प्रोग्राम से कि क्या कंडीशन हम अप्लाई करना चाहते हैं। हाई प्रायोरिटी सारे जाए, लो प्रायोरिटी जाए, या जो भी डिपेंड ऑन मैसेज ये हो या आईडी ये हो, वो सारी चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं क्लाइंट से। तो क्लाइंट में गए, क्लाइंट में नोटिफिकेशन सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें कुछ नोटिफिकेशन हमने ऐड कर लिया हार्ड कोडेड, कि भाई एक सर्वर डाउन का नोटिफिकेशन है वेरी हाई, न्यू यूज़र साइन अप वेरी लो, डिस्क स्पेस लो है मीडियम है, क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट आया कुछ हाई है। तो एक नोटिफिकेशन कुछ बना लिया कि हमारे सिस्टम से मान लो ये नोटिफिकेशन आ रहा है। अब यहाँ एक्चुअल में हम लोग अपनी कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरह का नोटिफिकेशन हम भेजना चाहते हैं। तो हमने कंज्यूमर टाइप का बनाया कि भाई कंज्यूमर एक वेरिएबल बनाया, और उसके बाद इसमें हमें पता है कि क्या कर रहे हैं, नोटिफिकेशन टाइप का भेज रहा है। तो नोटिफिकेशन की वेरिएबल हमने यूज किया एन करके, कुछ भी वेरिएबल नेम यहाँ दे दो, जो भी एक नोटिफिकेशन आएगा वो यहाँ आ जाएगा, और उसका बॉडी डिफाइन किया क्या ये काम करेगा। तो हमने ये बोला कि नोटिफिकेशन जो हाई प्रायोरिटी का होगा उसको बस प्रिंट कराओ, ठीक है। दूसरा एक लॉग एक्शन बनाया, दूसरा कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन बना रहे हैं। एक कंडीशन हाई नोटिफिकेशन को प्रिंट करने का, दूसरा नोटिफिकेशन लॉग एक्शन जो उसको सिर्फ प्रिंट करना है, सारे जितने नोटिफिकेशन है उसके पहले कुछ प्रीफिक्स लगा दो और प्रिंट करो। तो ये दोनों कंडीशन हम पास कहाँ करेंगे, अपनी सर्विस में प्रोसेस नोटिफिकेशन मेथड में। तो पहला वाला अगर कंडीशन पास करेंगे तो इसके बेस पे सिर्फ हाई प्रायोरिटी जितने नोटिफिकेशन है वही प्रिंट होगा, एक्शन होगा, और दूसरा वाला अगर पास करेंगे उसमें सारे के सारे नोटिफिकेशन में ये प्रीफिक्स आ जाएगा। तो यूज़ कैसे कर रहे हैं, नोटिफिकेशन सर्विस हमने बनाया था, उसमें सारे नोटिफिकेशन ऐड किया, प्रोसेस नोटिफिकेशन जिसमें हमने पास किया हाई प्रायोरिटी को,
दूसरे में पास किया लॉग एक्शन, और ये चला के देखो तो यहाँ सिर्फ हाई प्रायोरिटी वाली आई और यहाँ लॉग एक्शन, चारों में कुछ प्रीफिक्स कर दिया। तो बेसिकली यहाँ देखो हमने दो तरह की चीज़ें यूज की, एक कंज्यूमर एग्जिस्टिंग फंक्शनल इंटरफेस का यूज कर लिया, ठीक है, समझ में आया। वन पैरामीटर, क्योंकि वन पैरामीटर हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, वन पैरामीटर हो और कोई रिटर्न वैल्यू ना हो। तो कोई रिटर्न वैल्यू ना हो तो ये हमें पता है एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है, ये हम अपना क्यों बनाने जाएंगे, तो हमने कंज्यूमर को यूज किया, ठीक है। ये कंज्यूमर का एग्जांपल भी हो गया, क्लियर है। यस सर। एक इसी तरह मल्टीपल पैरामीटर के लिए यूज कर रहा है। तो अब ये ध्यान रखना, जब भी मल्टीपल पैरामीटर पास करोगे तो ब्रैकेट मैंडेट हो जाता है, ठीक है, और कुछ अपना डेफिनेशन होगा इस मल्टीपल पैरामीटर पे। तो एक सिनेरियो बना रहे टास्क शेड्यूलर, वेयर वी कंपेयर टास्क, दो टास्क को हमेशा कंपेयर करेंगे, यानी पैरामीटर दो हो गए ऑन मल्टीपल क्राइटेरियाज। तो अब देखते हैं टास्क, ये तो जनरल नॉर्मल क्लास हो गया, स्ट्रिंग नेम प्रायोरिटी और लोकल डेट। ये क्लास जो है जावा 8 में आई है, ठीक है, जावा 8 में डेट के लिए बहुत अच्छी यूज़ होती है। तो आराम से लोकल डेट यूज किए यहाँ पे, और उसके बाद जैसे डेट नॉर्मल क्लास होती है ना, जावा 8 से पहले थी, तो डेट में भी बहुत मॉडिफिकेशन हुआ, डेट एंड टाइम में लोकल डेट एंड टाइम है, इससे करंट डेट निकलना है, नाउ डॉट नाउ करोगे तुरंत निकल जाएगा करंट डेट, ठीक है, लोकल डेट एंड टाइम है, करंट डेट एंड टाइम निकल जाएगा। तो बहुत सारी स्टैटिक मेथड सब भी मिल जाएगी इस क्लास में, आप जाओगे तो। ये देखो नाउ करके जोन के हिसाब से है कि उस जोन में क्या है, करंट क्लॉक के हिसाब से डे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे उसको जावा 8 का भी जब डेट एंड टाइम देखेंगे। फिलहाल जावा 8 का ये फीचर है, याद रखना। तो हमने एक टास्क बनाया, अब टास्क को हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें मल्टीपल क्राइटेरिया पे कंपेयर करना है। तो टास्क में बेसिकली क्या है, नेम और प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी में हाई मीडियम लो, इसके बेस पे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले हमें एक टास्क लिस्ट बना लिए, कई सारे टास्क लिस्ट है जिसमें देखो डेट कैसे हमने पास किया, लोकल डेट स्टैटिक मेथड ऑफ होता है, इसमें ईयर मंथ डे पास कर दिया, ये डेट बनाता गया, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, नो सर। ठीक है। अब हमें पता है कंपेयर करने के लिए दो चीज के लिए क्या है, कलेक्शन, लिस्ट को पूरा सॉर्ट करना है, ये लिस्ट है, अब कंपेयर करके सॉर्ट ही करना है। तो सॉर्ट करना है तो भाई कंपरेबल इंटरफेस और कंपरेटर इंटरफेस, दो इंटरफेस था जिसमें वो फंक्शनल इंटरफेस ही है, कंपरेटर और कंपरेबल एक एक मेथड है। तो कंपरेटर इंटरफेस में कंपेयर नाम का एक मेथड है, अगर कंपरेटर इंटरफेस देखोगे ध्यान से, याद नहीं है तो ये देखो, बस आपको दिखाने के लिए, दिस इज अ फंक्शनल इंटरफेस जो कलेक्शन में हमने देखा था, और इसमें ये एक मेथड है। अब आप बोलोगे सर इसमें एक और मेथड हमें दिखा नीचे, तो ये फंक्शनल कैसे, तो आपको याद है ना अभी बताया था सैम इंटरफेस में, अगर जाओ ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड होगा तो उसको नहीं माना जाता, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो ये ऑब्जेक्ट क्लास का है इसलिए इसको नहीं माना जाएगा, सिर्फ इसी को माना जाएगा। तो ये कंपेयर मेथड क्या करेगा, दो पैरामीटर लेगा लिस्ट का और उसके बेस पे कंपैरिजन करता है। तो ये ऑलरेडी हमें पता ही है, हम पहले से भी किए हुए हैं कलेक्शन में।
तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट में पहला पैरामीटर लिस्ट को पास किया, दूसरा पैरामीटर अब देखो यहाँ पे ओवरराइड किए, कंपेयर मेथड में दो पैरामीटर पास किए और यहाँ लॉजिक अपना लिख दिए, किस बेस पे उसको कंपेयर करना है। तो फर्स्ट कंपैरिजन दिए कि प्रायोरिटी के बेस पे कंपेयर करो भाई। तो प्रायोरिटी आप देखोगे 1 1 हाई प्रायोरिटी ये है, 2 उसके बाद, 3 इसके बाद, सबसे लो प्रायोरिटी का ये है बाई ग्रॉसरी। लेकिन अब मल्टीपल क्राइटेरिया देना चाहते हैं, अगर प्रायोरिटी सेम हो तो उसके बाद किसको प्रायोरिटी करें। तो एक लॉजिक तो ये लिख दिए, दूसरा लॉजिक लिखते हैं कि उसके बाद टास्क 1 में डेडलाइन पे देखो, डेडलाइन ये थर्ड पैरामीटर डेडलाइन है, टाइम जो डेट देख रहा है। तो डेडलाइन जिसकी पहले आए उसकी प्रायोरिटी करो। तो यहाँ पे कंपेयर टू, ये कंपेरेबल इंटरफेस को यूज किया, कंपेयर टू। अगर आप देखोगे इसका, अच्छा ये लोकल डेट एंड टाइम का ही यूज कर लिया है, ठीक है। लोग यहाँ कंपेयर टू डाला है, डेडलाइन, सिंपल डेडलाइन को कंपेयर कर रहा है। तो ये यूज करके और सिंपल यहाँ पे हम उसके बाद टास्क, इस कलेक्शन डॉट सॉर्ट से हमारी क्या हुई, पूरी की पूरी लिस्ट सॉर्ट हो गई बेस्ड ऑन प्रायोरिटी और बेस्ड ऑन डेडलाइन। अगर प्रायोरिटी सेम हो तो डेडलाइन जिसका पहले हो उसको पहले करो। तो इसको चला के देखो, तो देखो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट और सबमिट असाइनमेंट। सबमिट असाइनमेंट पहले आ रहा है, कंप्लीटेड नीचे, क्यों, क्योंकि 10 तारीख पहले आता है। तो जिसका डेडलाइन पहले आ रहा है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दिए सबसे पहले, फिर सेकंड, फिर उसके बाद प्रायोरिटी 2, फिर प्रायोरिटी 3। तो इस तरह करके हम लोग लॉजिक इजीली लिख सकते हैं लैम्डा पे। क्लियर है? क्लियर है? ये बेसिकली लैम्डा का एग्जांपल है और कुछ नहीं है। तो बहुत सारे एग्जांपल दिखाया लैम्डा का। ओवरऑल क्या है, फंक्शनल इंटरफेस को ही करना है। नाउ कुछ कॉन्सेप्ट है लैम्डा में, वो समझते हैं। जो वेरिएबल हम लोग बनाते हैं ना लैम्डा में, लैम्डा यूज तो कर रहे हैं लेकिन वेरिएबल देखो, लैम्डा के अंदर तीन तरह के वेरिएबल लैम्डा यूज कर सकता है। एक लोकल वेरिएबल, एक इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल, और मेथड के अंदर जो पैरामीटर होता है वो। यही 3 तरह की चीज़ें होती हैं और इन्हीं 3 को यूज करेगा लैम्डा। तो लैम्डा के अंदर कौन सी वेरिएबल कब यूज कर सकते हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा, वो जानना भी ज़रूरी है क्योंकि लैम्डा यूज करने जा रहे हो। तो पहले लोकल वेरिएबल देखते हैं। जैसे लैम्डा जब भी बनाओगे मेथड के अंदर ही आप लोग बनाओगे, किसी ना किसी मेथड के अंदर ही लैम्डा लिखोगे ना, ठीक है। तो मेथड के अंदर जो वेरिएबल बनाते हो वो लोकल वेरिएबल होता है, मानते हो, ठीक है। तो उस लोकल वेरिएबल को लैम्डा कैसे यूज कर सकता है, अगर यूज कर लिया तो उस लोकल वेरिएबल पे इम्पैक्ट क्या है, तो वो समझना है। तो लैम्डा कैन कैप्चर वेरिएबल फ्रॉम इनक्लोजिंग स्कोप, मतलब अपने इनक्लोजिंग स्कोप जो आउटर जो स्कोप है उससे कैप्चर करेगा ओनली इफ दोज वेरिएबल आर इफेक्टिवली फाइनल। अगर वो इफेक्टिवली फाइनल होगा या फाइनल हो। An effective final variable is one that is not modified after it is initialized। जैसे ही वो इनिशलाइज हो जाता है उसके बाद वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, जो फाइनल का प्रॉपर्टी है। तो इफेक्टिव फाइनल यहाँ से आपको क्लियर भी होगा, जो अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक मेथड है मेन, इसके अंदर ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। लोकल वेरिएबल को हमने लैम्डा के अंदर यूज किया, दिस इज द लैम्डा, ठीक है, और उसको यूज किया। अब लोकल वेरिएबल को हम यूज कर चुके हैं तो लोकल वेरिएबल को अब कुछ भी नहीं कर सकते। देखो ये फाइनल नहीं है, फिर भी देखो ये यहाँ पे
अगर यूज जैसे ही किया तो ये इफेक्टिव फाइनल नहीं रह गया। क्या बोल रहा है, अगर यूज किया, क्योंकि हम लोकल वेरिएबल को मॉडिफाई तो कर सकते हैं ना अंदर, तो जैसे ही मॉडिफाई करेंगे तो ये क्या हो गया, फाइनल की तरह ट्रीट होगा। फाइनल वेरिएबल कभी भी मॉडिफाई होता है, नहीं होता है ना। तो तुरंत लैम्डा नहीं बोल होता। रहा है कि भाई जिसको हम इफेक्टिव फाइनल माने थे उसको तो तुम मॉडिफाई कर रहे हो, तो इसको इफेक्टिव फाइनल माना नहीं। तो फिर अगर लैम्डा को इसका एरर सही करना है तो इसको या तो फाइनल बना दो, फाइनल बना दो, तो ये अब एकदम खुश, क्योंकि लैम्डा जो है बोलता है हम जो भी वेरिएबल यूज करेंगे उसको फिर अगर लोकल वेरिएबल है तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। और फाइनल बना दिया तो तुम मॉडिफाई कर नहीं पाओगे, तो नीचे खुद आ गया एरर कि भैया इसको मॉडिफाई तो कर नहीं सकते। तो ये चीज़ है, ध्यान रखना। इफेक्टिव, अब इसमें इफेक्टिव फाइनल क्या है, इफेक्टिव फाइनल ये कि आप फाइनल नहीं लगाए लेकिन वो बिहेव करेगा ये वेरिएबल इफेक्टिव फाइनल की तरह, ये फाइनल की तरह हो गया क्योंकि ये लैम्डा इसको यूज कर रहा है। इसको अब आप मॉडिफाई मत करो, नहीं तो कंपाइलेशन इशू आएगी। समझ में आया इफेक्टिव फाइनल का मतलब? एक तो फाइनल है, फाइनल लगा दिए उससे तो फिक्स हो गया। इफेक्टिव फाइनल ये अब बिहेव करेगा फाइनल की तरह। क्लियर है? तो लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। नाउ कम टू इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल। भाई क्लास में यही सब होता है, लोकल होता है, इंस्टेंस होता है, स्टैटिक होता है। तो लैम्डा के ऊपर क्या असर है, जब लैम्डा सीख रहे हैं तो ये ध्यान रखना है। इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ये आपको पता ही है। अब लैम्डा में इंस्टेंस वेरिएबल आराम से यूज करो, स्टैटिक आराम से यूज करो, उसमें कुछ भी चेंजेस करो, चाहे लैम्डा में करो या बाहर करो या अंदर करो, कोई अंतर नहीं पड़ता। स्टैटिक और इंस्टेंस को आराम से यूज कर सकते हो, वो इफेक्टिव फाइनल की तरह ट्रीट नहीं होता है। वाई? बिकॉज ये ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होता है या क्लास से, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट से एसोसिएट हो जाता है ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसको ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट साइकिल में चलेगा, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एज इट इज, चाहे तुम नीचे यूज करो, चाहे ऊपर यूज करो, चाहे अंदर वैल्यू चेंज कर दो, कुछ भी करो, नॉर्मल जो इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर प्रिंट कराया तो ओरिजिनल वैल्यू जो थी वही आ गई। तो देखो ये इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, यही का कॉन्सेप्ट इनर क्लास में भी चलता है, याद रखना। इफेक्टिव फाइनल, इफेक्टिव फाइनल सिर्फ लोकल वेरिएबल के लिए करता हो, यहाँ पे जो मेथड के अंदर वेरिएबल बनाओगे उसके लिए दिक्कत है। इंस्टेंस और लोकल के लिए कोई दिक्कत नहीं करता। अब हमने चेंज किया, उसको फिर प्रिंट कराना है तो चेंज वैल्यू आई। तो लैम्डा के अंदर भी चेंज करोगे तो उसका स्कोप रहता है। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक। तीसरा है मेथड पैरामीटर। मेथड पैरामीटर जस्ट इक्वलेंट टू लोकल, क्योंकि मेथड में पैरामीटर जो पास करते हो वो भी लोकल ही होता है। तो ये नाम एक अलग कैटेगरी दे दिया, बट इट्स अगेन, देखो ये मेथड का पैरामीटर है, दिस इज अगेन लोकल फॉर दिस मेथड। तो भाई इफेक्टिव फाइनल की तरह ये बिहेव करेगा। अब इसको चेंज नहीं कर सकते तुम, चेंज करने की कोशिश करोगे वो चेंज करने ही नहीं देगा। बोला लोकल वेरिएबल मेथड इनक्लोजिंग स्कोप मस्ट बी फाइनल या इफेक्टिव फाइनल होगा, ठीक है। तो लैम्डा के अंदर अगर यूज कर लिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते कभी भी। क्लियर है? लोकल और मेथड पैरामीटर ये एक ही तरह का चीज है। आई थिंक अब बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में बताओ, इतना काफी है या बताओ? बोलो, इतना प्रैक्टिस कर लो मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो लैम्डा मैंने यहाँ तक ख़त्म कर दिया। जावा 8 में बहुत सारे फीचर है। जावा 8 का ऐसा नहीं है सिर्फ लैम्डा ही एक बड़ा फीचर है, ये तो छोटा सा फीचर है। फंक्शनल इंटरफेस जो मैंने बता दिया, लैम्डा बड़ा फीचर था जो आपको यूज करना है।
सबसे इम्पोर्टेंट फीचर लैम्डा के बेस पे ये आएगा, स्ट्रीम एपीआई। ये टाइम टेकन है, ठीक है। बाकी सब तो हम लोग पैरेलल देखेंगे। ऑप्शनल क्लास छोटा सा है। फॉर ईच आपको बता ही चुका हूँ, फॉर ईच देखे होगे अभी, लिस्ट पे फॉर ईच लगाया था। डिफ़ॉल्ट मेथड बताऊंगा, ये छोटा सा। स्टैटिक मेथड छोटा है, मेथड रेफरेंस भी छोटा सा। मेन अब स्ट्रीम एपीआई समझ लेगा। और सबसे ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन लैम्डा और स्ट्रीम एपीआई पे आता है। बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कोर जावा में, ठीक है। Yes, got it. तो वो आया कि नहीं अभी तक? अभिषेक साहू आया नहीं ना? Yes, sir. चलो कोई बात नहीं। चलो तो नेक्स्ट क्लास सैटरडे लेते Yes. हैं। अच्छा, जो मैं डॉक्यूमेंट अपडेट करके भेज रहा हूँ या कोड बेस भेज रहा हूँ, आप सिंपल एज इट इज़ रिप्लेस कर देना पुराने पे, ठीक है। जो Yes. कोड बेस भी भेजूंगा उसमें पुरानी चीज़ें रहेंगी और नई चीज़ें ऐड होंगी। तो आप कंपेयर करने मत बैठना, सीधे सीधे ओवरराइट कर देना, वो अपने आप रिप्लेस मार देगा। क्योंकि Okay. मैं Okay. जैसे जैसे हो रहा आपके लेवल की चीज़ें बना रहा हूँ जावा 8 की, ठीक है। Okay. चलो, No, thank you. ओके, बाय, Okay. गुड नाइट। Bye. सैटरडे 2 बजे, ठीक है। Okay. Okay.